यस। तो हमने एथिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, फिर बीच में लैग करने लग गया था, तो मैं ये पॉइंट फिर से बता देती हूँ। ये हमारे आईसीएसआई का कोर वैल्यू, हमारे आईसीएसआई का कोर वैल्यू है, सेकंड कोर वैल्यू एथिक्स। एथिक्स यानी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स मतलब बोलते हैं ना, ये मेरे एथिकल वैल्यू के अगेंस्ट है। क्यों बोलते हैं ऐसा? मतलब मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है, ऐसा। तो एथिक्स मतलब योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स कहाँ से आया? एथिक्स आया ग्रीक वर्ड इथॉस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर और कस्टम। एथिक्स आया ग्रीक वर्ड इथॉस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर और कस्टम। उसका मतलब क्या होता है मैडम? उसका मतलब होता है सिंपली सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब वॉट एवर इज कंसेंशियसली राइट इज एथिकल, वॉट एवर इज नॉट इज अनएथिकल। एकदम सीधी सी बात है, यहाँ पर सिंपली कह दिया कि आपके लिए जो सही है वो एथिकल है, और आपके लिए जो सही नहीं है वो अनएथिकल है। इन अदर वर्ड्स, ethics is the sense of right and wrong coupled with the desire to do good in some measure for someone. ICSI has been built on the principle of ethics and its member continuously strive to promote the ethical practices. अब यहाँ पर आपको वही सारी बात बार बार बोल दी गई है कि हमारी आईसीएसआई जब बनाई गई तो हमारा एक कोर प्रिंसिपल एथिक्स बनाया गया कि हम जो करेंगे सही करेंगे, किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, ना ही गलत होने देंगे। सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही लोग सीएस कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं कि सबके साथ सही करें, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें, कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ना करें, और अगर कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करता है तो उसे रिपोर्ट करें। तो ये आपका सेकंड पिलर ऑफ आईसीएसआई, सेकंड कोर वैल्यू ऑफ आईसीएसआई, दैट इज एथिक्स। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि एथिक्स मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथॉस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर और कस्टम। इतना ध्यान रखोगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद थर्ड आपका कोर वैल्यू हो जाएगा बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। बीइंग स्टेक होल्डर मतलब देखो, अब बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेक होल्डर वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है कि स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर मतलब हर वो इंसान जो कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं बताऊंगी कि एक कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स जुड़े हुए रहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं, प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, कस्टमर, सप्लायर, इवन गवर्नमेंट पब्लिक, एवरीवन। सो जितने भी लोग जो है कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनका कंपनी से कोई ना कोई इंटरेस्ट है, उन्हें कहते हैं हम स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर यानी कंपनी से उनको कोई ना कोई फायदा मिलता है। जैसे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी स्टेक होल्डर में आ जाएंगे। क्यों? उन्हें कंपनी से सैलरी मिलती है। सो स्टेक होल्डर मतलब जितने भी लोग, जितने भी कैटेगरी के लोग कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं, उन सबको स्टेक होल्डर कहा जाता है। और बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब कि आपको सिर्फ एक ही इंसान के बारे में नहीं सोचना है, या एक ही जैसे अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचोगे, आप सिर्फ एम्प्लॉयर्स के बारे में नहीं सोचोगे, आपको सबके बारे में सोचना है, आपको सबका भला करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर लोगों के बारे में सोचो, एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के बारे में सोच रहे हो। दैट इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। और हमारा आईसीएसआई इसी मोटिव पे बना हुआ है। देखो, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक से ना 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब इसको तोड़-तोड़ के 2 जगह पे दे दिया है। आधा यहाँ पर दे दिया है बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक को, और आधा यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया वो भगवान जाने। ठीक है, एक ही जगह पे देना चाहिए था ना एक साथ बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। तो यहाँ पर ऊपर वाले में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि the ICSI, its member and the team pledge to uphold the establishment principle of professional ethics values and will always promote honesty। अरे ये बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक को यहाँ काट दो, ये इवन एथिक्स का ही पार्ट है। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, ये एथिक्स का ही पार्ट है, जो बोल रहा है कि हमें एथिक्स मेंटेन करके रखना चाहिए, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखनी चाहिए, यानी कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये एथिक्स का ही पार्ट है। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक लास्ट वाला ही है। अब देखो, स्टेक होल्डर is our most valued constituency when it comes to being able to achieve our goal, and we believe in constant stakeholder consultation and in transparent translating their aspirations into achieving goals. We take pride in having transparent and stakeholder focused approach, in having a trustworthy and collaborative relationship with them. It will be our endeavor to constantly activate new challenge and pathway to not only meet but beat the expectation of our stakeholder. This window
into the future will help us to achieve sustained performance and growth। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी अगर आईसीएसआई की बात करें तो आपकी जो बॉडी है वो सभी के बारे में सोचती है। एवरीवन, स्टेक होल्डर यानी हर वो इंसान जो हमारी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, जो एक बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, जो एक कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मीन्स हर वो इंसान जो हमसे जुड़ा हुआ है। तो स्टेक होल्डर बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो और सिर्फ अपना भला मत करो, दूसरों का भी भला करो। कैसे? प्रॉपर कंसल्टेशन लो स्टेक होल्डर से कि उनके लिए आप और क्या-क्या कर सकते हो। आपका स्टेक होल्डर फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, जिससे कि आप उनकी तरफ से बेहतर काम कर पाएँ और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस और ग्रोथ हो। सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब देखो, एक तो होता है ग्रोथ, जब हम सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब अपना तो ग्रोथ करो, साथ ही साथ ये भी देखो कि आपके आने वाले जो लोग होंगे, उनका भी ग्रोथ हो। बोलते हैं ना, जैसे ये बोलते हैं ना, पेड़ पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ। क्यों? सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ताकि हम सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखें, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो भी सुखी से रहे, वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट रहे, तो उसी को बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ मतलब सिर्फ अपना ग्रोथ मत करो, अपने साथ-साथ सभी का, आने वाले लोगों का, अपने सारे स्टेक होल्डर्स का जो है ग्रोथ और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो। सो बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब सभी का ख्याल रखना है, सभी का इंटरेस्ट मेंटेन करके रखना है। कैसे? उनकी तरफ अप्रोच होना चाहिए, यू अप्रोच होना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है आपको। तो ये था तीसरा पिलर। चौथा पिलर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है भरोसेमंद। रिलायबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है भरोसेमंद। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा रखो, एकदम कह दिया मतलब ये सर्विस आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। धोखाधड़ी वाली कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रिलायबिलिटी हमारे आईसीएसआई का नेक्स्ट पिलर है। रिलायबिलिटी मतलब एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड कमिटमेंट। ये देखो कितना प्यारा मीनिंग दिया हुआ है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। हम एश्योर करते हैं कि हमने जो कह दिया आपको जो क्वालिटी सर्विस मिलेगी वो मिलेगी। वी आर रिलायबल। रिलायबल मतलब आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है, लिख सकते हो आप। रिलायबल को हिंदी में भरोसेमंद कहा जाता है, यानी हम बेस्ट क्वालिटी सर्विस देंगे आपको, आप हम पे भरोसा कर सकते हो। एट द आईसीएसआई, रिलायबिलिटी इज द कोर वैल्यू reinforced by stringent process, especially focusing on the quality of service, predictability, and reliability. The values are an intrinsic component of work culture and sustainable growth. Quality and predictability through commitment and value added service is what would be the strength USP of the ICSI and its member value added service. We shall continuously build our reliability as our core value, for it is the sum of the quality service। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हमारी जो ICSI है वो आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देगी, commitment degi, and that means that ICSI is reliable. You can definitely rely on the services. ICSI focuses on providing quality, predictability, value added service. So reliability मतलब basically हो गया quality, commitment, predictability, value added service। और ये हमारा क्या है? ICSI का core value है जो ICSI follow करती है। चौथा है ownership। ownership मतलब take responsibility, take respon ठीक है। बीच में अटक गया था, सो रिलायबिलिटी तक हो पाया था, तो अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसेमंद। अगर आप अच्छी क्वालिटी सर्विस दोगे तो लोगों को सीएस प्रोफेशन पे भरोसा रहेगा, लोगों को हमारी इंस्टीट्यूट पे जो है भरोसा रहेगा। तो ये हमारी इंस्टीट्यूट का कोर वैल्यू है कि हम हमेशा क्वालिटी क्वालिटी सर्विस देंगे, हम हमेशा कमिटमेंट देंगे, जिससे कि हम क्या रहेंगे? रिलायबल रहेंगे और हम रिलायबिलिटी का कोर वैल्यू फॉलो करेंगे। रिलायबिलिटी यानी कि जब हम अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस और एक अच्छा कमिटमेंट देते हैं। और रिलायबिलिटी मतलब क्वालिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और वैल्यू एडेड सर्विस देना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना, कम से कम
रिटर्न में, आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब फीस कम लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देना। सो ये है हमारी आईसीएसआई की कोर वैल्यू, रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप जो काम कर रहे हो इसकी, आप जो बोल रहे हो, ओनरशिप लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखो एक तो होता है दल बदलू लोग, जो अगर उनका कहा हुआ होता नहीं है तो बाद में पलट जाते हैं, मैंने तो नहीं कहा था, वो अपनी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं है। दूसरा होता है ओनरशिप लेना, यानी अगर आप कुछ गलत बोले हो तो एडमिट करो मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, मैं उसको सही करती हूँ, राइट। उसको बोलते हैं अकाउंटेबल रहना, यानी अपने कार्यों के लिए खुद ही जवाबदार होना और अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो हमारी आईसीएसआई बोलती है कि वी विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे लोगों को, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी जवाबदार, अकाउंटेबल यानी कि जवाबदार, हम खुद जवाबदार रहेंगे हमारे कामों के लिए, अगर गलत होगा तो भी हम जवाबदार होंगे। और एम्पावरमेंट, सो आईसीएसआई फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप, वैल्यू ऑफ कोर वैल्यू ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। ओनरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, accountability and empowerment, and the idea of ownership is much more than simply a willingness to accept own criticism। देखो एक तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान के चलो आपने कुछ गलत किया, लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करो। अब जैसे लोगों ने आदि पुरुष मूवी बनाई, अब आदि पुरुष मूवी में अगर वो डायलॉग्स कुछ अजीबो गरीब डाल दिए, कुछ इंसल्टिंग डायलॉग्स उन्होंने डाल दिए, प्लॉट को पूरा चेंज कर दिया, स्टोरी पूरी चेंज कर दी, तो लोग अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई हमारी गलती हुई है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और हम उसमें सुधार करेंगे। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब, कि कुछ गलत भी अगर आपसे हो गया तो दुम दबा के भाग नहीं जाओ, आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, जवाबदार रहो, राइट। सो दैट इज टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, डेफिशिएंसी, ओवरसाइट। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ओनरशिप लेना इससे भी ज़्यादा है कि आप अपने सारे कामों के लिए अकाउंटेबल लो। आप जो भी काम कर रहे हो, भले इट रिजल्ट्स इनटू गुड और बैड, आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहो, हाँ ये काम मैंने किया, ये हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, इट इज़ मोर अबाउट सेटिंग्स वंस प्रायोरिटी, प्लेसिंग राइट obligations on other as high as obligation to self. To be responsible is to also do the right things in the eyes ऑफ द वैल्यूड स्टेक होल्डर एंड पब्लिक एट लार्ज। आईसीएसआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का और क्या मतलब है? ये तो है ही रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब कि क्रिटिसिज्म लो, अपने जो काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी लो और एम्पावरमेंट। तो ये तीनों तो है ही। ओनरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। ओनरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आईसीएसआई बोल रही है टू बी रिस्पॉन्सिबल मतलब सिर्फ राइट थिंग नहीं करना, बट इट इज ऑल्सो टू डू राइट थिंग्स इन द आईज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक एंड लार्ज, कि पब्लिक को दिखना चाहिए। पब्लिक एट लार्ज अगर आईसीएसआई कुछ कर रही है तो पब्लिक एट लार्ज के लिए वो जो है राइट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आईसीएसआई इज डूइंग समथिंग। एंड इट इज टू वैल्यू द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर। इट इज अबाउट कमिटमेंट टू कीप अ प्रॉमिस, और it is about commitment to keep a promise or to make right some unintentional wrong even when इट इज इनकन्वीनियंट टू डू दैट। अब देखो बहुत प्यारी बात ये लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है ओनरशिप मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो प्रॉमिस बोल रहे हो उसको आप पूरा कर रहे हो। ओनरशिप इज नॉट ओनली द कमिटमेंट टू अ प्रॉमिस, जो आप प्रॉमिस किए थे उसको पूरा कर रहे हो। रेदर ओनरशिप का मतलब ये भी होता है कि अगर आपसे कोई अनइंटेंशनल हो गया तो आप उसको राइट करोगे, मतलब अगर गलती से भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको सही करोगे। दैट इज ओनरशिप, मेक राइट इवन सम अनइंटेंशनल रॉन्ग। Ownership being one of our core value, we value that it will reduce risk, efficiency and contribute goodwill। अब आप अगर रिस्पॉन्सिबल होते हो ना तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, हमारे प्रोफेशन की गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी हमारे इंस्टीट्यूट की। तो ये था हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल, ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि आप जो कह रहे हो, जो काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबल रहो और एम्पावरमेंट करो। और ओनरशिप का मतलब ये भी होता है कि आप पब्लिक एट लार्ज को रिस्पॉन्सिबल रहो, आपसे अगर कुछ अनइंटेंशनली गलत भी हो जाता है तो उसे आप सही करो, और इससे क्या होगा, आईसीएसआई की गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज बढ़ेगी। तो ये हमने पढ़ा 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई।
आईसीएसआई, जो कि एमसीक्यू में आ सकता है। 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई आर इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। इंटेग्रिटी मतलब आईसीएसआई हमारी एक कंप्लीट बॉडी है, होल बॉडी है, सब चीज को फॉलो करती है, कैरेक्टर को भी, करेज को भी, कंसिस्टेंसी को भी, डिपेंडेबिलिटी, जनरसिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग। नेक्स्ट वी डिड एथिक्स। हमारी आईसीएसआई एथिक्स को फॉलो करती है, यानी अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड एथॉस से आया, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर और कस्टम। थर्ड होता है रिलायबिलिटी। हमारी आईसीएसआई भरोसेमंद है, क्वालिटी सर्विस देती है, कमिटमेंट देती है, वैल्यू एडेड सर्विस देती है। ओनरशिप यानी हमारी आईसीएसआई रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और एम्पावर करती है सीएस प्रोफेशन को, और एम्पावर करती है टू बी रिस्पॉन्सिबल रहे हम पब्लिक एट लार्ज को, और टू मेक राइट अनइंटेंशनल रॉन्ग एक्सेट्रा, and it will maintain the goodwill and respect and reputation. Last core value of ICSI is being stakeholder centric, which says that ICSI जो है सारे ही stakeholders का ध्यान रखेगी। और कैसे रखेगी उनका ध्यान? उनसे कंसल्ट करेगी, उनका कंसल्टेशन लेगी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, उनका अप्रोच रखेगी, स्टेक होल्डर अप्रोच रखेगी, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, सब लोगों के लिए वेलफेयर के लिए, तो स्टेक होल्डर फोकस अप्रोच रखेगी इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेन परफॉर्मेंस ग्रोथ। सो विद दिस वी आर डन विद द 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई। बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं? 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई। हाँ दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई। एक बार याद कर लो, जल्दी से इसे बोल लो एक दो बार, जल्दी जल्दी। 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई: इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप, बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। बोल लो बार बार, एक दो बार। 5 कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई: इंटेग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है, ये पांचों आपको याद होने चाहिए कि दिस 5 आर द कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई। आगे बढ़ते हैं, बुक में जितना जितना मैं करा रही हूँ उतना उतना कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीएस का। देखो अब आईसीएसआई के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब देखो सीएस, सीएस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी है। सीएस वर्ड कहाँ डिफाइंड है? कहीं तो डिफाइंड होगा ना। अब देखो ये ऐसा वर्ड है कंपनी सेक्रेटरी, ये वर्ड ना जनरल डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशन बनाया गया सीएस कोर्स के अंदर और इसे प्रॉपरली डिफाइन किया गया सीएस एक्ट के अंदर। तो हमारा जो सीएस एक्ट है उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 21C हमारा सीएस एक्ट है। उस सीएस का एक सेक्शन है, सेक्शन 21C। सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्या मैडम? हाँ जी, ये वाला तो याद कर लेना, ये सारे सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन आता है एग्जाम में, सेक्शन आता है एग्जाम में। हंस के करना है, रो के करना है, करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है ईटी लेवल पे, तो जितना है उसे कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहला सेक्शन जो है आईसीएस एक्ट का, सेक्शन 21C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ये डिफाइन करता है सीएस को, और ये बोलता है सीएस मतलब कौन होता है। सीएस मतलब कौन है? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ सीएस, तो मैं कैसे अपने आप को सीएस बोल पा रही हूँ? क्या करना पड़ेगा सीएस बनने के लिए? तो सीएस मतलब कौन होता है? सीएस मीन्स अ पर्सन। पर्सन मतलब सबसे पहला तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या एक कंपनी सीएस बन सकती है? नहीं। सीएस मतलब सबसे पहले एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब जीता जागता इंसान हमारे और आपकी तरह। तो सीएस कौन है? सीएस एक ऐसा पर्सन है हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ओ, मतलब आप अपने आप को सीएस तभी कह सकते हैं जब आप आईसीएसआई के मेंबर हैं। अब वैदे ही बोलेगी दीदी हम लोग भी तो आईसीएसआई के मेंबर है ना, हम लोग भी तो सीएस कर रहे हैं ना, दीदी हम लोग भी तो आईसीएसआई के मेंबर हुए ना। तो मैं कहूंगी रुको जरा, सब्र करो, अभी आप आईसीएसआई के स्टूडेंट हो। मैंने क्या बोला? अभी आप आईसीएसआई के स्टूडेंट हो, अभी आप आईसीएसआई के मेंबर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो। अब देखो, आप अभी एडमिशन लिए हो सीएसईटी में, तो आप क्या हो? आईसीएसआई के स्टूडेंट हो। फिर आप ईटी क्लियर करोगे, फिर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, फिर आप प्रोफेशनल क्लियर करोगे, और फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आप वो सारी ट्रेनिंग व्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, आप वो 2 साल की ट्रेनिंग कर लोगे। उसके बाद फिर जो है
आपको आईसीएसआई बोलेगा, अच्छा आईसीएसआई का मेंबर बनने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने पूरी कर ली। आईसीएसआई का मेंबर बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ता है तीनों लेवल की, आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, और जब आप ये सारी ट्रेनिंग कर लेते हैं, जब आप सारे एग्जाम्स पास कर लेते हैं, उसके बाद आईसीएसआई बोलती है ठीक है अब आप मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। फिर आप अप्लाई करते हैं मेंबरशिप के लिए, फिर आईसीएसआई आपको मेंबरशिप देती है, यानी तब जाके आप बनते हो आईसीएसआई के मेंबर। और जब आप आईसीएसआई के मेंबर बनते हो उसके बाद ही आप सीएस बनते हो। आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात क्या है मैडम, मुद्दे की बात ये है कि आप जैसे मान के चलो, इमेजिन करो पूर्वी वैदेही, आप लोग ईटी क्लियर कर लिए, फिर आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिए, फिर आप लोग फाइनल भी क्लियर कर लिए, बट अभी ना आपकी 2 साल की ट्रेनिंग नहीं हुई है। 2 साल की ट्रेनिंग होना अभी बचा है। आपने सीएस ईटी आंसर देना ना मुझे अनम्यूट करके। आप लोग ईटी क्लियर कर लिए, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिए, प्रोफेशनल क्लियर कर लिए, सारी एग्जाम्स क्लियर कर लिए। बताओ क्या आप सीएस का टाइटल यूज कर सकते हो? क्या आप अभी सीएस बन गए? क्या आप सीएस बन गए? क्या आप सीएस का टाइटल यूज कर सकते हो? नहीं। नहीं। नहीं, दोनों ने सही आंसर दिया नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास करना इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। हाँ, एग्जाम पास कर लिया तो मतलब मिल ही जाएगा मेंबरशिप तो, बट आईसीएसआई बोलती है एग्जाम पास करो, फिर ट्रेनिंग करो, फिर ट्रेनिंग करने के बाद जो है हम आपको सीएस का टैग देंगे, सीएस का मेंबरशिप देंगे। तो यानी कि सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, उसके लिए आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद होनी चाहिए। कहाँ दी हुई है मैडम? सीएस एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है। कहाँ दी हुई है? सीएस एक्ट में। सीएस एक्ट के सेक्शन 21C में जो है, सेक्शन 21C ऑफ द सीएस एक्ट में जो है सीएस की डेफिनेशन दी हुई है, और क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि सीएस मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु इज मेंबर ऑफ, अच्छा मेंबर ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ आईसीएसआई, मेंबर ऑफ आईसीएसआई, मेंबर ऑफ आईसीएसआई। एंड सो ये डेफिनेशन थी सीएस की जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड अंडर वेरियस एनेक्टमेंट। रोल क्या है अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे रोल क्या है। अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, बता भी दूं, बता दूं क्या, बता दूं, चलो बता ही देती हूँ। बात ऐसी है कि जैसे मान के चलो मैं सीएस बन गई, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैंने ट्रेनिंग कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं सीएस बन गई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कहीं जाके जॉब कर लूं, मतलब किसी कंपनी में, लेट्स से, या तो मैं किसी कंपनी में जाके जॉब कर लूं, किसी कंपनी में जाके उनकी सीएस बन जाऊं, उनकी क्या बन जाऊं? होल टाइम सीएस। जॉब करूंगी तो मैं उनकी क्या बन जाऊंगी? होल टाइम सीएस, यानी मैं उस कंपनी की सीएस बन जाऊंगी, उस कंपनी के कंप्लायंस करने के लिए। जैसे मान के चलो मैं टीसीएस में गई जॉब के लिए, मैं टीसीएस की कंपनी सेक्रेटरी बन गई, मैं टीसीएस में जॉब करने लग गई, मैं क्या बन गई? टीसीएस की कंपनी सेक्रेटरी। मैं टीसीएस में अपॉइंट हो गई एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, और मैं वहाँ फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। मैं टीसीएस में फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, यानी कि टीसीएस का पूरा कंप्लायंस का काम मेरे कंधे पे है, मैं पूरा वो हैंडल कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसी कंपनी का काम कर सकती हूँ। अब इस केस में मैं टीसीएस के अंदर जॉब कर रही हूँ, तो मैं उसकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो गई, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो गई, समझ रहे हो? तो अब मैं किसी और कंपनी का काम नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अब टीसीएस का ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां जॉब कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बन जाऊंगी, यहाँ मैं बन जाऊंगी होल टाइम सीएस। होल टाइम सीएस जो पर्टिकुलरली एक कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं, और जो कि केएमपी कहलाते हैं। याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रही थी, तो लास्ट में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया था, और ये बताया था कि ये सीएस एक्ट में आएगा, मैं वहां पर नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। केएमपी का टॉपिक एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हर कंपनी में एक लिमिट थी कि हर लिस्टेड कंपनी को और हर पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसे केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यूटीडी, एमडी, मैनेजर, सीईओ, इन चारों में से कोई एक, प्लस एक सीएस, प्लस एक सीएफओ, याद आना चाहिए, पढ़ चुके हैं। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस प्राइवेट कंपनी को एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ केएमपी।
याद होना चाहिए आपको, हम पढ़ चुके हैं कल परसों आने लास्ट वाले दिन ही हमने पढ़ा था केएमपी की बातें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि ये जो बंदा है जो एक पर्टिकुलर कंपनी में एज अ सीएस अपॉइंट होता है, वो उस कंपनी का क्या बन जाता है, केएमपी बन जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल। अब दूसरी बात पे आते हैं, आप दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको कहीं जॉब नहीं करनी, आप मत करो। आप खुद का ऑफिस खोल सकते हो, अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हो। आपको कहीं एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब नहीं करनी है, मत करो। आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हो, यानी कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम खुद का ऑफिस खोल के काम करते हैं ना, उसे बोलते हैं खुद की प्रैक्टिस करना। अब जब आप खुद की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अलग-अलग कंपनीज़ का जाके काम करते हैं। अब आप बहुत सारी कंपनीज़ का एक साथ काम कर सकते हैं, कंप्लायंस कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बन जाते हो पीसीएस, यानी कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आप बन जाते हैं पीसीएस यानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और तभी आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तभी आप जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हो। सेक्रेटेरियल ऑडिट याद है, जब मैं आपको ऑडिट पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी कि ऑडिट एक ऐसी चीज होती है जो बाहर से इंडिपेंडेंट इंसान आके आपकी ऑडिट करता है, आपके कंप्लायंस की। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कभी भी कंपनी का सीएस नहीं करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट बाहर से सीएस आता है, एक प्रैक्टिसिंग सीएस आता है, और वो आके आपकी कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो सीएस एक्ट में डेफिनेशन है सीएस की, वो नॉर्मल डेफिनेशन है, यानी कि हर सीएस की। जैसे मैं सीएस हूँ, हाँ मैं सीएस हूँ, तो सीएस एक्ट में क्या डेफिनेशन है, सीएस मीन्स अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ आईसीएसआई। क्या मैं आईसीएसआई की मेंबर हूँ? यस, मैं आईसीएसआई की मेंबर हूँ। यस, मैं आईसीएसआई की मेंबर हूँ, तो मैं हो गई सीएस। एक सेकेंड रुक जाओ। यस, ओके। यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या मैं आईसीआईसीआई की मेंबर हूँ? यस। बट आपको पता है एक सीएस की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दी हुई है, और सीएस एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या बोलती है पता है? सीएस मतलब वो बंदा जो सीएस तो है, जो आईसीआईसीआई का मेंबर तो है, बट उसके साथ साथ एक कंपनी में अपॉइंटेड है एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, उस कंपनी के सीएस के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यानी कि आपको पता है कंपनीज एक्ट में भी सीएस को डिफाइन किया गया है, और बेसिकली ये वाली जो सीएस की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, ये ना जॉब वाले सीएस की बात कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन, क्या मैं सीएस हूँ? नहीं, क्योंकि मैं एज ऑफ नाउ किसी कंपनी में अपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ, राइट? मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो सीएस की बात कर रहे हो, बोल रहा है कि आप सीएस तो हो, साथ ही साथ अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं, यानी कि आप किसी कंपनी में अपॉइंटेड हो एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, तो जाके आपको ये जॉब वाला सीएस बोला जाएगा, या फिर सिंपली कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना, सीएस जो है वो सीएस एक्ट में भी डिफाइंड है और कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है। सीएस एक्ट में नॉर्मल बोलता है सीएस, हर सीएस कौन होगा? सीएस वो इंसान होगा जो आईसीएसआई का मेंबर है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट में जहां भी सीएस को रेफर किया गया है ना, वहां हर सीएस को रेफर नहीं किया गया। ऑब्वियसली एक बात बताओ ना, जब कंपनीज एक्ट में हम कंपनी का सीएस बोलेंगे, मतलब ऑब्वियसली वहां हम नॉर्मल सीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के नजर से सोच रहे हैं, तो हम वहां पर कंपनीज एक्ट में उस कंपनी के सीएस के नजरिए से बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? देखो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना तो तुरंत अनम्यूट करके मेरे को पूछ लेना, दीदी दीदी नहीं समझ में आया, फिर से बता दो, मैं बता दूंगी। ठीक है? और अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, आप सामने बैठे रहते तो मैं आपको देख सकती थी, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ में आ जाता था कि आपको समझ में आया कि नहीं। अभी मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, वैसे तो देख सकती हूँ, पर अभी आप लोग नाटक करोगे कैमरा ऑन करने के लिए, तो मैं नहीं बोल रही हूँ। बट कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है? कंपनीज एक्ट के अंदर जो सीएस की डेफिनेशन दी हुई है, वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है कि एक कंपनी का सीएस कौन है। जो सीएस तो है, यानी आईसीएसआई का मेंबर तो है, साथ ही साथ वो उस कंपनी में अपॉइंटेड है एज अ सीएस, एज अ होल टाइम सीएस, उस कंपनी का काम करने के लिए। सो देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो ये बोलता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सीएस मतलब कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ कंपनीज एक्ट में। यहां पर कंपनीज एक्ट में भी सीएस डिफाइंड है। कहां पर? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइंड है। सीएस मतलब क्या? सीएस मीन्स अ सीएस
एज डिफाइंड अंडर 21C ऑफ CS एक्ट। हाय अल्लाह क्या बोल दिया, हाय अल्लाह क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। देखो इतनी जगह CS आ गया, CS CS CS। CS means a CS. Wow. CS means a CS as defined in 21C of CS Act। बोल सीधा बोल दिया, CS मतलब कौन, वो इंसान जो CS एक्ट में एज अ CS डिफाइंड है। अब CS एक्ट में क्या डिफाइंड है, CS एक्ट तो यही बोल रहा है ना कि जो ICSI का मेंबर है वो CS है, तो सीधा यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट के लिए CS कौन है, जो ICSI का मेंबर है। बट इतना काफी नहीं है, साथ ही साथ हु इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी, वो एक कंपनी में अपॉइंटेड है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट। वो एक कंपनी में अपॉइंटेड है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि एक हम आपको एक कंपनी का CS कब बोलेंगे, जब आप CS तो हैं बट उसके साथ साथ आप उस कंपनी में अपॉइंटेड हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CS अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, ये दोनों डेफिनेशन ऑफ CS समझ में आया। One definition of CS given in CS Act and the another definition of CS given in Companies Act 2013. Are we clear with this, everyone? हाँ दीदी। ठीक है, अब देखो KMP की डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास वाले दिन 28 को, जब अपन लास्ट फेस टू फेस क्लास थी उस दिन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी कि KMP में कौन कौन आता है। मैंने बताया था KMP में आता है MD मैनेजर WTD, MD मैनेजर WTD, CEO, CFO और CS, ये 6 लोग आते हैं, मैंने बताया था। इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बताई थी, हर वो ऑफिसर जो डायरेक्टर के एक लेवल नीचे है बट ही इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ CS, सॉरी टू बस ही सॉरी 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 रियली सॉरी, हर वो ऑफिसर जो डायरेक्टर के एक लेवल नीचे है और उसे डेजिग्नेट किया गया है एज अ KMP और वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसे KMP बोला जाएगा। याद करो मैंने पढ़ाया था KMP में कौन कौन आएगा, MD मैनेजर WTD, CEO CFO CS, MD मैनेजर WTD, CEO CFO CS, MD मैनेजर WTD, CEO CFO CS। अब सवाल ये उठता है कौन कौन सी कंपनी को KMP अपॉइंट करना जरूरी है, तो ये बात भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हर लिस्टेड कंपनी को अपन पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट नोट्स में इसका चार्ट दिया हुआ है। हर लिस्टेड कंपनी एंड हर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे होल टाइम KMP अपॉइंट करना होगा। यानी कि इन चारों में से कोई एक, MD, CEO, मैनेजर WTD में से कोई एक, प्लस एक CS और प्लस एक CFO। उसके अलावा एक और लॉ है जो ये बोलता है कि हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे बाकी KMP अपॉइंट करने की तो जरूरत नहीं है, पर CS तो होना ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे बाकी KMP तो अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पर एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये वाली बात हम ऑलरेडी कंपनी लॉ वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, functions and duties of company secretaries। functions and duties of company secretaries, अब देखो आपको मैं बता रही हूँ, नॉर्मली बोर्ड जो है वो अपॉइंट करता है CS को, और CS जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी बोर्ड को होता है। जैसे कि अगर हम रिलायंस की बात करें तो जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी और जो अदर बोर्ड मेंबर्स हैं, याद है मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट दिखाई थी रिलायंस की, आप लोगों को एक दिन दिखाया था लाइव मैंने, तो उसमें 10-15 कुछ डायरेक्टर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो वो जो 10-15 डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, यानी कि आपस में डिसाइड करके CS को अपॉइंट करते हैं कि हमारी कंपनी का CS कौन बनेगा। मतलब समझ लो मुकेश अंबानी डिसाइड करेगा, या बोर्ड मेंबर्स जो हैं बाकी KMPs जो हैं, ये लोग सब मिलके मीटिंग करते हैं और सारे डायरेक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं CS कौन बनेगा। और CS को कंपनीज एक्ट में तो ड्यूटीज दी हुई हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर CS क्या क्या काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट उसके अलावा
जो सीएस को काम होता है वो कौन देता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देते हैं। यानी कि सीएस एक कंपनी में क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लॉ में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो लॉ पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो तो धंधा जानते हैं, वो तो प्योर धंधा जानते हैं, वो तो बिज़नेस करना जानते हैं। अब बिज़नेस करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए लॉ को भी तो कंप्लाई करना पड़ेगा ना। सो द पॉइंट इज़ कि लॉ को कंप्लाई करना तो उनको आता नहीं है। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं? सीएस को अपॉइंट करते हैं। तो हमें जो अपॉइंट किया है तो हम रिपोर्ट भी तो उसी को करेंगे। यानी कि एक सीएस जो है रिपोर्ट किसको करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है। किस बारे में रिपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली कंप्लायंस के बारे में, क्योंकि हमारा मेजर मेजर मेन एरिया जो हमारा सबसे बेसिक एरिया होता है जिस पे हम काम करते हैं इज़ लॉ का कंप्लायंस। लॉ का कंप्लायंस, कानून का पालन इन ट्रू एंड लेटर स्पिरिट, लॉ का कंप्लायंस। सो 3 फंक्शन दिए हुए हैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी के, और ये कौन से कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन है पता है? जॉब वाले। जॉब वाले यानी कि अगर जैसे ये मेरे फंक्शंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं किसी कंपनी में जॉब ही नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी में एज़ अ सीएस काम ही नहीं कर रही हूँ। ये उन सीएस का फंक्शन है जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब बोलने से समझ में नहीं आएगा, जो सीएस एम्प्लॉयमेंट में है, जैसे मेरे कुछ-कुछ फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर मेरे फ्रेंड्स एयरटेल में काम कर रहे हैं, टीसीएस में काम कर रहे हैं, ये एशियन पेंट्स में काम कर रहे हैं, तो वो लोग इन इन कंपनीज़ में, इन बड़ी-बड़ी लिस्टेड कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए आ जाएगा, बट ये मेरे लिए नहीं आएगा। अब जैसे ये जो है हमारी पारेख जी, क्या नाम है? सावित्री पारेख, ये कौन से हैं? रिलायंस की सीएस हैं ये। तो ये रिलायंस की सीएस है, ये रिलायंस में जॉब कर रही है, रिलायंस में सीएस है, करोड़ों में इनकी सैलरी है। तो अब उनका काम है ये सारे फंक्शंस। ये फंक्शंस किसके हैं? वो कंपनी सेक्रेटरी जो किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? ऑफ कोर्स मेन कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिस्पांसिबल कि वो कंपनी जिसमें वो अपॉइंटेड है, वो कंपनी सारे कानूनों का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, सारे लॉ का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, और हम वो चेक करते हैं और उसके ऊपर हम बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। बोर्ड को बताते हैं कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा फंक्शंस क्या-क्या है कंपनी सेक्रेटरी का? सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा टू रिपोर्ट टू बोर्ड अबाउट कंप्लायंस। हम रिपोर्ट करते हैं बोर्ड को अबाउट कंप्लायंस, यानी कि हम बोर्ड को बताते हैं कि कंप्लायंस हुआ कि नहीं। किसका? ऑल द एप्लीकेबल लॉज़, ऑल द एप्लीकेबल लॉज़, दिस एक्ट यानी कि कंपनीज़ एक्ट। दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट एंड ऑल द अदर लॉ, सारे लॉ जो भी एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, टू एंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको समझ में आएगा। मैं बताऊं, जैसे कंपनी कोई भी काम करती है तो एक तो होता है कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें कंपलसरी हैं कि ये तो फॉलो करनी है। उसके अलावा आईसीएसआई ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, आईसीएसआई ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हो ना 11th-12th में, कुछ अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हैं, जैसे प्रूडेंस का कंसेप्ट, गोइंग एंटिटी कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट आप फॉलो करते हैं ना, ये क्या है? नथिंग बट प्रिंसिपल्स और यू कैन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग करने के लिए। उसी तरह लॉ को कंप्लाई करने के लिए आईसीएसआई ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, मतलब कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं फॉलो करने के लिए। उन्हें हम कहते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये जितना भी काम होता है ना कंप्लायंस एंड ऑल का, इन्हें सेक्रेटेरियल वर्क बोला जाता है। हमारा मेन काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का सेक्रेटेरियल वर्क। तभी तो नाम है ना हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ये जो वर्क्स है इन्हें क्या बोला जाता है? सेक्रेटेरियल वर्क्स, सेक्रेटेरियल वर्क्स। सो हमारी आईसीएसआई ने ये काम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस बना करके रखे हैं और उन्हें हम बोलते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। और हम जब किसी कंपनी में अपॉइंट होते हैं तो हमारी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम लॉ का कंप्लायंस तो करें ही करें, जो मतलब जो पार्लियामेंट ने प्रॉपर एक्ट पास किया है, कंपनीज़ एक्ट, सारे लॉ, फेमा लॉ, स्टॉक मार्केट लॉ, जितने भी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टोपा हो गया, हज़ारों लाखों एक्ट होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, सारे लॉ का कंप्लायंस तो करें ही। उसके साथ-साथ एक सीएस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक कंपनी में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का भी कंप्लायंस करे, जो आईसीएसआई ने इश्यू किया है। जो आईसीएसआई, ये जो एसएस होते हैं ना, इसे हम शॉर्ट में एसएस बोलते हैं, दे आर इश्यूड बाय आईसीएसआई।
दे आर इशूड बाय ICSI। सो ये एक CS की ड्यूटी होती है टू इंश्योर कंप्लाइज दैट द कंपनी कंप्लाइज विद ऑल द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। और तीसरा हमारा फंक्शन है टू डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये दिया हुआ है सेक्शन 205, सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसे आप लिख सकते हैं अपनी बुक में, सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो 3 फंक्शन दिए हुए CS के। सबसे पहले तो हम देखेंगे कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, वी विल रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस ऑफ दिस लॉ एंड एनी अदर लॉ। दूसरा, वी विल इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइज विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। एंड तीसरा, टू डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज, बाकी हमारी जो ड्यूटीज दी हुई हैं हम उसे पूरा करें। अब सवाल ये उठता है, मैडम ड्यूटीज क्या दी हुई हैं? तो ड्यूटीज भी प्रॉपर 10 ड्यूटीज दी हुई हैं CS की। अब देखो, जो मेन बिजनेस कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं डे टू डे बिजनेस, राइट? बट डे टू डे बिजनेस करने के लिए उन्हें लॉ का कंप्लायंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो उन्हें हेल्प करता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी असिस्ट करता है बोर्ड को। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? असिस्ट करता है बोर्ड को इन कंडक्टिंग डे टू डे अफेयर्स। डे टू डे अफेयर्स यानी कि डेली का काम करने के लिए बोर्ड करते हैं वैसे तो, लेकिन CS उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है। असिस्ट करता है यानी हेल्प करता है बोर्ड को डेली का काम करने के लिए। उन्हें बताता है ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अच्छा ये लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हर चीज़ में कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होता है। तो वो बोर्ड को असिस्ट करता है इन कंडक्टिंग द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके अलावा वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है अबाउट द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ। सेम पॉइंट हो गया। ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्या आ जाएगा? एक CS जो है वो देखता है सारे लॉ का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, और वो उसके लिए बोर्ड को रिपोर्ट करता है। दूसरा, वो इंश्योर करता है कि जो CS है वो इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो करे। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कुछ नहीं, ऊपर से ही कॉपी कर दिया है। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऊपर से वापस कॉपी कर दिया है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कॉपीड है, ठीक है। तीसरा है, हम डायरेक्टर्स को गाइडेंस देते हैं। देखो कई बार ना डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पाते क्योंकि उन्हें लॉ के बारे में नहीं पता होता है। तो एक CS क्या करता है? CS की ड्यूटी है कि वो डायरेक्टर्स को गाइड करे कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स को भी बहुत सारी ड्यूटीज दी हुई हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। अब वो उनको तो नहीं पता है, कौन बताएगा उनको? CS बताएगा उनको। यानी CS बोर्ड को गाइड करेगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर लो, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी। तो CS की क्या ड्यूटी है? टू फैसिलिटेट, सॉरी, टू प्रोवाइड डायरेक्टर्स, टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स what guidance, to provide what guidance, to provide what guidance with respect to their duties, responsibilities and power, कि उनकी ड्यूटीज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लेकर के बोर्ड को गाइड करना, ये भी एक CS की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा ICSI का विजन और मिशन है दोनों ही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करना। और आपको पता है एक कंपनी में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, बट एक CS होता है KMP में एक ऐसा इंसान जो अपने नहीं, सबके फायदे के बारे में सोचता है, सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। यानी कि CS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी। और मैं आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ। तो बोर्ड ध्यान नहीं देगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, CS की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोर्ड को हेल्प करे और ये इंश्योर करे कि उस कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। यानी कि टू असिस्ट एंड एडवाइस बोर्ड, एडवाइस करेगा बोर्ड को कि आप गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करो, और CS भी ध्यान रखेगा कि उस कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो रही हैं। समझ में आया? तो ये सारे मैंने एक साथ क्यों करा है? क्योंकि ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हैं।
देखो, ये 2 पॉइंट तो भैया ऊपर वाले ही रिपीट हो गए। उसके अलावा हम बोर्ड को गाइडलाइंस देंगे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, हम बोर्ड को असिस्ट करेंगे डे टू डे अफेयर्स करने में और हम बोर्ड को एडवाइस करेंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने में। अब ये देखो, ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं, तो आप इन्हें एक साथ याद कर सकते हो। तीनों में हम बोर्ड को असिस्ट कर रहे हैं। पहले में इसमें हम बोर्ड को असिस्ट कर रहे हैं गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए। इसमें हम बोर्ड को असिस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। और तीसरा, इसमें हम बोर्ड को असिस्ट कर रहे हैं डे टू डे अफेयर्स करने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट ही एक जैसे हैं, 1, 2 और 3। ये आपको ईजिली जो है याद हो सकते हैं कि सीएस की ड्यूटी क्या है। सीएस बोर्ड को एडवाइस करता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सीएस बोर्ड को एडवाइस करता है डे टू डे अफेयर्स मैनेज करने के लिए। और सीएस बोर्ड को एडवाइस करता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग। आपको पता है किसकी ज़िम्मेदारी होती है कंपनी में मीटिंग बुलाना, मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना, मीटिंग की तैयारी करना। मतलब समझ लो जैसे शादी की पूरी तैयारी होती है ना, हमारे पापा करते हैं, हमारे पापा, हमारे भैया करते हैं शादी की पूरी तैयारी। जैसे अभी वैदेही की दीदी की शादी हुई है, तो आप देखे होंगे कितनी सारी तैयारियाँ लगती है शादी करने में, ठीक है? वेन्यू डिसाइड करना होता है, केटरिंग डिसाइड करना होता है, डांस वगैरह करना होता है, फिर लोगों के लिए स्टे प्रोवाइड अकोमोडेशन प्रोवाइड करना होता है गेस्ट के लिए, सारा कुछ होता है। सो यहाँ पर एक बात बोली गई, क्या बात बोली गई मैडम कि कि जो मीटिंग होती है ना, उसके लिए बहुत सारे काम लगते हैं। सबको इन्विटेशन देना होता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, एवरीथिंग नोटिस बनाना पड़ता है। सो ये सारे काम कौन करता है? सीएस करता है। सीएस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग एंड कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, कमिटी मीटिंग्स, ऑल द टाइप ऑफ मीटिंग। और जब मीटिंग हो जाती है, मीटिंग तो ओरल होती है, डोंट यू थिंक उसका एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं तो कैसे पता चलेगा मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? लोग बाद में अपनी बात से मुकर गए तो फिर? तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट हुआ कि मीटिंग जो होती है ना, मीटिंग में तो वैसे सब ओरली डिस्कस करते हैं, पर उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने के लिए हर मीटिंग के बाद उसे ना लिख दिया जाता है पेपर में कि इस मीटिंग में क्या-क्या डिस्कशन हुआ और इस मीटिंग में क्या-क्या डिसीजन लिया गया। वो जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें हम मीटिंग्स का रिकॉर्ड बनाते हैं कि मीटिंग्स में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका एक रिटन रिकॉर्ड बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को मिनट्स बुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनट्स बुक बोला जाता है। तो ये कौन करता है? ये करता है सीएस, यानी कि सीएस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फैसिलिटेट बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग एंड टू प्रिपेयर द मिनट्स। ठीक है? तो ये मीटिंग वाला पॉइंट हो गया। अब जैसे मीटिंग में क्या करते हैं? मीटिंग में ह हवन करते हैं क्या? हवन करेंगे, क्या करते हैं? हवन करते हैं मीटिंग में? नहीं, मीटिंग हम क्यों बुलाते हैं? डिसीजन लेने के लिए, यानी कि रेज़ोल्यूशन पास करने के लिए हम मीटिंग बुलाते हैं। और आपको पता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं शेयर होल्डर्स का रेज़ोल्यूशन पास करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं बोर्ड रेज़ोल्यूशन पास करने के लिए। और अगर किसी मैटर को लेकर के कोई अप्रूवल चाहिए, अगर किसी मैटर को लेकर के हमें बोर्ड की अप्रूवल चाहिए या शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो वो कौन लेकर के आता है? सीएस on behalf of the company. Who is responsible for obtaining all the approvals? CS. So CS is responsible, उसकी ड्यूटी है to obtain all the approvals from the board, general meetings, etc. 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 नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे सुनते होंगे, बहुत छोटी-सी बात बताऊँगी। आपको पता है कि नॉर्मल एक क्रिमिनल केस या सिविल केस कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। और एक जो नॉर्मल सिविल केस, क्रिमिनल केस होता है ना, वो सिर्फ़ एक एडवोकेट ही लड़ सकता है। एडवोकेट यानी जिसने लॉ किया है और लॉ में प्रैक्टिस कर रहा है। तो सिर्फ़ एक एडवोकेट ही एक नॉर्मल सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में सिविल केस या क्रिमिनल केस लड़ सकता है। बट जैसा कि आपको पता है कि कॉर्पोरेट मैटर से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं हमारे एनसीएलटी के पास। मैं आपको बता चुकी हूँ एनसीएलटी के बारे में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हमारी जो एनसीएलटी है, वो हमारी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, जिसे बनाया गया कंपनीज़ एक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमारे कंपनीज़ एक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई केस होता है, तो वो हम कहाँ जाके लड़ते हैं? वो डिस्कस होता है एनसीएलटी के पास, उसकी हियरिंग होती है एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। आपको पता है जिस तरह से एक नॉर्मल सिविल या क्रिमिनल केस नॉर्मल कोर्ट में, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में एडवोकेट लड़ सकता है, एडवोकेट वो केस लड़ता है ना, उसी तरह एनसीएलटी में
अगर कोई कंपनी का कॉर्पोरेट केस है, कॉर्पोरेट लॉ का केस है, मतलब कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट, फेमा एक्ट से रिलेटेड, ये सारे कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड कोई केस हो गया और हमारी कंपनी के अगेंस्ट केस हो गया और वो केस एनसीएलटी के पास गया, तो आपको पता है आपकी कंपनी के बिहाफ में वो केस आप भी लड़ सकते हैं एनसीएलटी में। मतलब प्रॉपर जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है ना, दोनों पार्टी की सुनवाई होती है, कटघरे में बुलवाया जाता है, वैसे ही एनसीएलटी में भी हियरिंग होती है। और सेम जिस तरह से एडवोकेट एक नॉर्मल सिविल या क्रिमिनल केस लड़ सकता है, उसी तरह आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी के सामने कॉर्पोरेट केसेस भी लड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कभी कंपनी को एनसीएलटी बुलाए तो आप कंपनी को एनसीएलटी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह और भी बॉडीज होती हैं, अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एनसीएलटी है ना, ऐसे हजारों बॉडीज हैं, सीसीआई होती है, सैट होती है, बहुत सारी होती है, आईटीएटी होती है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस समझो कि जैसे एनसीएलटी है ना एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी, उसी तरह की और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं और ये सारी बॉडीज के सामने कंपनी के बिहाफ में एक सीएस रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कंपनी के बिहाफ में एक सीएस कोई भी केस ये सारी बॉडीज के सामने प्रेजेंट कर सकता है, कंपनी के बिहाफ में अप्रूवल्स ले सकता है, इनसे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यानी a CS can represent before all these regulators and bodies on behalf of the company. So this is one of the duty of the CS company secretary to represent मतलब अपने, जैसे बोलते हैं ना कि मान के चलो मैं सेंट्रल लेवल पे फुटबॉल खेलने गई, तो मैं बोलूंगी ना कि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब मैं छत्तीसगढ़ को, अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब मैं छत्तीसगढ़ मतलब मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, रेदर आई विल से कि मैं छत्तीसगढ़ से लड़ रही हूँ, मतलब मैं छत्तीसगढ़ के साइड से खेल रही हूँ। आई कैन से दैट, राइट। सो अगर मैं बोलूंगी, मैं कहीं कोर्ट में केस लड़ने गई कि मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी मैं उस कंपनी के बिहाफ में ये केस लड़ रही हूँ। सो सीएस कैन रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, वेरियस अथॉरिटीज, वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडी अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर या किसी दूसरे एक्ट के अंदर हम कोई भी अथॉरिटी या रेगुलेटर के सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्टली, अगर कंपनीज एक्ट में और भी कोई ड्यूटी दी हुई होगी तो वो सारी हमें निभानी होगी। इसके अलावा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें कोई ड्यूटी देते हैं तो वो भी हमें निभानी होगी। अगर आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको कोई ड्यूटी देते हैं तो वो सारी ड्यूटीज भी आपको निभानी होंगी। तो ये सारे आपके हो गए ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। देखो पहले तो 2 पॉइंट कौन थे, ऊपर वाले कॉपी पेस्ट कंप्लायंस वाले। कौन से कंप्लायंस वाले? कि आपको सीएस एक्ट को कंप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है, आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। फिर 3 पॉइंट था आपका बोर्ड से रिलेटेड कि बोर्ड को असिस्ट करना है आपको उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। 4th पॉइंट था आपका फिर बोर्ड को असिस्ट करना है अफेयर्स मैनेज करने के लिए। फिर आपका 5th पॉइंट था आपका बोर्ड को असिस्ट करना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने के लिए। तो ये सारे तो बोर्ड वाले पॉइंट हो गए, राइट। 3 4 5 आप नंबरिंग चेंज कर सकते हो इसमें याद करने के लिए। फिर आपका 6 7 8 हो जाएगा, 6 7 8 एक जैसा। मीटिंग कौन कराएगा? सीएस मीटिंग। और अगर मीटिंग कराएंगे तो मीटिंग में क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे। तो रेजोल्यूशन कौन पास कराएगा? सीएस। और रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, मान के चलो, ऐसी मेमोरी टेक्निक बता रही हूँ याद करने के लिए। तो अगर हमें अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? सीएस। ये हो गया 6 7 8। उसके बाद 9 10 कॉमन है। 9 में बोलता है कि अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी सीएस की कोई ड्यूटी दी गई है तो वो भी उसे निभानी होगी। और 10 में लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीएस को कोई ड्यूटी देते हैं तो वो भी उसे निभानी होगी। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? यस, आर वी क्लियर विद दिस ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एवरीवन? हाँ दीदी। ठीक है, हाँ दीदी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोनों नहीं सोए हैं, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद ना एक सीएस इन प्रैक्टिस दिया हुआ है। दीदी हाँ, क्या? बस हो गया ना आज का। हाँ, नहीं, नो 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 नो। कितने देर चिल्लाओगे दीदी? 7 बज गए, 5 से 7। रुको जरा, सबर। बाकी कल करा लेना। नो 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 नो, थोड़ा सा।
अरे ये चैप्टर ना मेजर हमारा हो गया है, बाकी जो है ना वो समझाने का उसमें नहीं है ज़्यादा। कोई बात नहीं, कल समझा देना। हुँ। नहीं, नहीं, नहीं। आवाज़ घर-घर करके आ रही है कि एकदम क्लियर है प्रॉपर? एकदम घर-घर आ रही दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मार खाओगी ना पानी भी नहीं माँगोगी। स्क्रीन ब्लर हो गई थी दीदी, हो जा रही ब्लर, ये सच बोल रही हूँ मैं। अच्छा, बीच-बीच में ब्लर हो जा रही थी पूरी एकदम, दिख ही नहीं रहा था कुछ। तो फिर अभी ठीक है? बताए क्यों नहीं जब ब्लर हुई तब? क्योंकि बुक से पढ़ ले रहे थे फिर से। अच्छा। आज पता नहीं क्यों इंटरनेट इतना इश्यू क्यों कर रहा था, मतलब मेरे को तो लगा बीच में हो ही नहीं पाएगा, फिर टेंशन हो गई थी मेरे को, फिर सोचा एक और ट्राई करके देखते हैं, फिर भगवान की दया से वर्क कर गया। यस। अब देखो एक डेफिनेशन है छोटी-सी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की। इसमें बस आपको प्रैक्टिसिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको छोड़ के कोई मतलब नहीं है। देख लो थोड़ा बहुत थोड़ा-सा देख लो, बाकी कल कर लेंगे। यहाँ पर देखो सीएस इन प्रैक्टिस की एक डेफिनेशन दी हुई है। सीएस इन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? इसमें ना कुछ नहीं, बस ये बताया है कि एक प्रैक्टिसिंग सीएस क्या-क्या काम कर सकता है। बेसिकली उसका स्कोप बताया है कि जब आप अपना खुद का ऑफिस खोलते हैं, जब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपना खुद का ऑफिस खोलते हो, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या-क्या काम कर सकते हो? तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कौन है? ये ऑब्वियसली कहाँ पर डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। कहाँ पर डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। अब यहाँ पर देखो कंपनीज एक्ट में क्या डिफाइंड है? एज पर सेक्शन 225 224 में नॉर्मल सीएस इन एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड था। कंपनीज एक्ट के 224 में सीएस इन एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड था। कंपनीज एक्ट के 225 में सीएस इन प्रैक्टिस डिफाइंड है। समझ में आया क्या बोल दिया मैंने? कंपनीज एक्ट जो है हमारा सीए 2013, कंपनीज एक्ट 2013, उसके 224 में नॉर्मल सीएस इन जॉब वाला डिफाइंड था, जो जॉब वाला किए थे ना, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड था। और 225 में पीसीएस डिफाइंड है, यानी कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी डिफाइंड है। ठीक है, अब क्या डिफाइंड है देखो 225 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोल रहा है सीएस इन प्रैक्टिस कौन है? वही जो डीम टू बी प्रैक्टिस एज पर सीएस एक्ट। मतलब वापस रेफरेंस दे दिया, सिर्फ रेफरेंस दे दिया, जो सीएस एक्ट में लिखा है ना जो पीसीएस है, हाँ यहाँ भी वही पीसीएस है। अब सीएस एक्ट में क्या लिखा है, कौन पीसीएस है? तो सीएस एक्ट में लिखा है कि आप अगर ये सारा काम कर रहे हैं तो आप पीसीएस हैं। अच्छा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, क्या आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो? जी हाँ। क्या आप अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो? जी हाँ। क्या आप पार्टनरशिप में प्रैक्टिस कर सकते हो? जैसे वैदेही और पूर्वी दोनों सीएस बन गए। अब क्या दोनों सोच रहे हैं चल ना यार अकेले तो ऑफिस नहीं खोला जाएगा, अपन दोनों ना पार्टनरशिप में ऑफिस खोल लेते हैं। तो क्या दो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी पार्टनरशिप में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यस। आप या तो इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हो अदर सीएस के साथ, या फिर आप चाहते हो, मान के चलो कि स्वयं भैया सीए हैं, आप सीएस हो, और एक और मान के चलो आपका भाई सीएमए है। अब आप लोग तीनों चाह रहे हो कि यार अपन ना मिल करके पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि क्या होगा, क्लाइंट को तीनों की सर्विस एक ही जगह मिल जाएगी। क्लाइंट को यहाँ सीए की सर्विस भी मिल जाएगी, सीएस की सर्विस भी मिल जाएगी, सीएमए की भी सर्विस मिल जाएगी। तो बात को समझो आप, क्या आप दूसरी प्रोफेशंस के साथ पार्टनरशिप मेंटर कर सकते हो? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। यानी कि आप जो है दूसरे दूसरे प्रोफेशन के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। यू कैन आल्सो एंटर इनटू पार्टनरशिप विद मेंबर ऑफ एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन। अब क्या किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं? डॉक्टर के साथ कर सकते हैं? नहीं, डॉक्टर के साथ नहीं कर सकते। आपको एक लिस्ट दी गई है कि आप इन इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे उसमें कौन-कौन आता है? सीए लोग आते हैं, सीएस आता है, ये तीनों तो सीए, सीएस, सीएमए, ये दोनों तीनों तो हमारी सिस्टर बॉडीज हैं ही। इसके अलावा आप एक लॉयर के साथ भी
पार्टनरशिप कर सकते हो, एडवोकेट के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं, मैं बुक से आपको रीड करा दूँगी। तो एक कुछ प्रोफ़ेशंस की लिस्ट दी हुई है, जिनके साथ आप पार्टनरशिप में ऑफ़िस खोल सकते हैं, पार्टनरशिप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप चाहे इंडिविजुअली करें, चाहे किसी दूसरे सीएस के साथ प्रैक्टिस में करें, चाहे सीए लोगों के साथ या किसी दूसरे प्रोफ़ेशन के साथ पार्टनरशिप में करें। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। क्या-क्या कर सकते हैं? नंबर 1 यू कैन एंगेज ही कैन एंगेज हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस। सबसे पहला तो वो ये बोल सकता है कि हाँ, वो अपने आप को प्रैक्टिस के कामों में एंगेज कर सकता है। अब स्पेशली इसमें क्या-क्या आता है? प्रैक्टिस में जैसे कि आ जाता है फॉर्म्स, इनकॉर्पोरेट, प्रमोट अ कंपनी। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है, किसी के लिए कंपनी बना सकता है। जैसे मान के चलो, इमेजिन करो आपके इमेजिन करो मेरे भैया को कंपनी बनानी है, ठीक है? मेरे भैया को कंपनी बनानी है एडुमेंशन प्राइवेट लिमिटेड। एडुमेंशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनानी है। बट मेरे भैया तो इंजीनियर हैं, उन्हें तो लॉ का कोई नॉलेज ही नहीं है। कंपनी कैसे बनाए, क्या करना है, कैसे करना है, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो कहाँ जाएँगे पता है? वो जाएँगे एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास। उसको बोलेंगे, "प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जी, मुझे ना धंधा करना है कंपनी बना कर के, प्लीज़ मेरी कंपनी बना दो ना।" तो क्या एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है? जी हाँ। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि क्या-क्या काम कर सकता है अपने ऑफ़िस डाल के। आप लोगों के लिए अपने क्लाइंट्स बना कर के यानी इंडिया में जितने भी लोग हैं, सबके लिए कंपनी बना सकते हो। इंडिया के बाहर के लोगों के लिए भी कंपनी बना सकते हो। क्या आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? जी हाँ। दूसरा, 2 कंपनी को मर्ज करना है, तो आइडिया वोडाफ़ोन मर्ज करके वीआई बनाना है। किसके पास जाएँगे? कौन करता है ये काम? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आप ये काम करवाने के लिए, अमैलगमेशन करवाने के लिए किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस हायर करते हैं। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करना है अगेन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी में किसी भी तरह का कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है। एग्ज़ाम्पल शेयर कैपिटल रिटर्न करना है या 2 कंपनी को मर्ज करना है या डीमर्ज करना है। किसी भी तरह का कंपनी के कैपिटल में चेंजेस करना है तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। वो काम कौन करता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जॉब वाला नहीं हाँ, प्रैक्टिसिंग वाले कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा रीऑर्गनाइज़ेशन में भी वही आ जाएगा वाइंडिंग अप यानी वाइंड अप करो, बंद करो, बंद करो, वाइंड अप करो। वाइंडिंग अप यानी कि बंद करना, वाइंडिंग अप यानी कि बंद करना। एक कंपनी को जो बंद किया जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, प्रॉपर एक कंपनी को जो लीगली मौत दी जाती है, उसे वाइंडिंग अप बोला जाता है और वो काम कौन करता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी को बंद करना है ना, तो आपको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा कि सर बंद करवा दो ना, तो वो ये काम करेगा। सो ये सारे काम एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज़ दी हुई हैं जो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है कंपनी का। मैंने बताया ना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप एक कंपनी को एनसीएलटी या दूसरी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकते हो। अब देखो ये आपको बहुत डिटेल में शायद अभी ना समझ में आए बट शेयर मतलब तो आपको पता है और कंपनी आप क्लास 11-12th में शेयर की अकाउंटिंग भी पढ़े हो। देखो होता क्या है शेयर्स जो होते हैं ना वो ईज़िली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक कंपनी में ना उसको मैनेज करने के लिए अलग से एजेंट्स होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो एक कंपनी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एज़ अ शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर सकती है कि हमारे जितने भी शेयर्स हैं उसका रजिस्टर आप मेंटेन करोगे, प्रॉपर मेंबर्स कौन है उसका रजिस्टर आप मेंटेन करोगे एंड जो भी ट्रांसफर वगैरह होंगे उसको आप रजिस्टर करोगे शेयर ट्रांसफर। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन बन सकता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इश्यू हाउस का भी वही काम है। मेन जब कंपनी आईपीओ वगैरह लेके आती है ना पब्लिक ऑफर कि आओ मेरे शेयर खरीदो, आओ मेरे शेयर खरीदो, तो वो काम करने के लिए भी कंपनी एक सीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज ले सकती है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर मैं बता चुकी हूँ, सेक्रेटेरियल ऑडिट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बाहर का इंडिपेंडेंट इंसान होता है, वो कंपनी में जाता है ऑडिट करने, चेकिंग करने कि कंपनी ने सारे कानूनों के कंप्लायंस किए हैं कि नहीं। एडवाइज़र होता है।
हम लोग एडवाइजर थे। अगर किसी कंपनी को लॉ नहीं समझ में आ रहा है या उन्हें कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, एडवाइजरी चाहिए लॉ को लेकर के, तो वो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की एडवाइजरी ले सकते हैं। हम लोग ऑफिस में मेजरली एडवाइजरी दिया करते थे अलग अलग कंपनीज को कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आप कैसे लॉ को कंप्लाई कर सकते हैं, ऑल दैट। इशू सर्टिफिकेट बहुत सारी जगह ना, जैसे मान के चलो आप अगर आर्मी में जाओगे तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कौन बना के देगा? डॉक्टर बना के देगा ना। यानी कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास आप फिटनेस चेकअप करवाओगे, फिर उसके बाद वो डॉक्टर जो है आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देगा कि ठीक है आप फिट हो, अपना साइन करके देगा। ठीक है, उसी तरह कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह हमें सीएस का सर्टिफिकेट लगता है, यानी सीएस का साइन लगता है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि जाओ सीएस का साइन लेके आओ, जाओ सीएस से सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके बाद ही आपको ये काम करने देंगे। तो वो सर्टिफिकेट कौन देता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देता है। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट्स भी देता है, यानी बेसिकली बहुत सारी जगह सीएस का साइन लगता है, तो वो साइन करके देता है। एग्जाम्पल जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट में डॉक्टर का साइन लगता है ना, वैसे ही तो ये सारे काम करता है। अच्छा, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या कर सकता है? क्या वो पब्लिक में अपने आप को एज अ पीसीएस बता सकता है? जी हाँ। क्या मैं अपने आप को एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बता सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। सो अलाउ किया, यहाँ कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है ही कैन होल्ड हिमसेल्फ एज अ पीसीएस इन पब्लिक, और उसके बाद वो और भी सर्विसेज दे सकता है जो कि विचार हाँ, और भी सर्विसेज दे सकता है एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो एक बार बुक में आ जाओ, ये जो बुक में लिखा हुआ है इसी को मैंने चार्ट फॉर्म में आपको समझाया है कि पीसीएस क्या क्या कर सकता है। देखो, एंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बता चुकी हूँ। बहुत सारी सर्विसेज दे सकता है, जैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप, ये भी हो गया है, चार्ट में बना के पढ़ाया मैंने। देखो, दूसरा परफॉर्म कर सकता है सर्विसेज, जैसे रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट बन सकता है, इशू हाउस, ब्रोकर, ऑडिटर, एडवाइजर, इशू सर्टिफिकेट, ये पॉइंट भी हमारा हो चुका है। वो पब्लिक में अपने आप को होल्ड कर सकता है, यानी अपने आप को बता सकता है कि मैं एक पीसीएस हूं, और सच अदर प्रोफेशनल सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स एंड रेंडर सच अदर सर्विस विच मे बी रेंडर्ड बाय द कंपनी। और वो कोई भी सर्विस कर सकता है जो एक कंपनी कर सकती है, जो कि आईसीएसआई अलाउ करे। तो यहाँ पर बोला गया कि एक पीसीएस क्या क्या काम कर सकता है, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम कर सकता है, एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इसी के साथ हमारा पीसीएस वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब देखो, आप नेक्स्ट पेज में आओगे ना, तो मेजरली हमारा चैप्टर जो है समझने वाला चीज मेजरली हो चुका है। कुछ चीजें अब याद करने की है, जिसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स देके याद करना पड़ेगा, जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं। और वो ये है कि अलग अलग टाइप की सर्विसेज क्या है, यानी कि अगर आपको जानना है हम सीएस बनने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू आफ्टर बिकमिंग सीएस, सीएस बनने के बाद व्हाट आर द सर्विसेज विच वी कैन डू। तो देखो, आपको मैं पहले बता दे रही हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यू कैन गिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विस। आई होप अभी तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी मतलब पता चल चुका होगा, और सेक्रेटेरियल का भी मतलब पता चल चुका होगा। सेक्रेटेरियल मतलब कंप्लायंस से रिलेटेड, ऑल दिस वर्क्स आर नोन एज सेक्रेटेरियल। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सभी का भला करना, सभी का भला करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लॉ को ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में कंप्लाई करना। तो अब एक सीएस कौन कौन सी सर्विस देता है कंपनी को, यहां हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ अ सीएस। स्कोप कह लो, अगर आपसे कोई पूछे कि एक सीएस क्या करता है, करता क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए ना। जब मैं सीएस में घुसी थी ऑनेस्टली, तब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक्चुअल में सीएस का काम होता क्या है। वो ग्रेजुअली करते करते, पढ़ाई करते करते, समझते समझते और काम करने जब एक्चुअल में आर्टिकलशिप करने गए, तब काफी सारी चीजें डिटेल में जो है समझ में आई। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है कि सीएस का स्कोप क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम कहाँ पैसे कमा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो वो दिया हुआ है अब आगे के पेजेस में। कितने पेजेस हैं आगे के? 1 2 3 4 5, आगे के 5 पेजेस में बस यही दिया हुआ है कि सीएस क्या क्या कर सकता है। अब देखो कितने सर्विसेज है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्रेटरियल सर्विस, नंबर 1, पॉइंटर्स दे दो इसे, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 में आ जाएगा एडवाइजरी, एडवाइजरी दे सकते हैं।
बिल्कुल दे सकते हैं, अभी तो मैंने बताया ना सीएस एडवाइजरी दे सकता है। फिर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी कि कंपनी के बिहाफ में किसी गवर्नमेंट बॉडी या किसी क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के सामने रिप्रेजेंट करना, तो ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ, तो ये हो गई सेकंड। उसके बाद थर्ड हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल मार्केट, हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड भी कुछ सर्विसेज दे सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के बाद आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड भी हम सर्विस दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। फिर हो जाएगा हमारा टैक्सेशन, मैडम टैक्सेशन से रिलेटेड भी हम सर्विस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल जब आप ट्रेड करते हो यानी एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, दूसरे देश में बेचते हो, खरीदते हो, उससे रिलेटेड भी एक सीएस कंपनी को बहुत सारी सर्विस दे सकता है। और लास्टली सेवेंथ हो जाएगा मैनेजमेंट सर्विसेज, और मैनेजमेंट सर्विसेज के हाँ मैनेजमेंट सर्विसेज, तो 6 टाइप ऑफ सर्विसेज दी हुई हैं। इसमें समझाने का बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एक्सप्लेन यू, इसमें आपको पॉइंटर्स याद करने होंगे। 6 टाइप के सर्विसेज दी हुई हैं जो सीएस दे सकता है, यानी कि ये 6 काम सीएस कर सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपकी बुक में बस इतना ही दिया हुआ है, आपकी बुक में सीएस की 6 सर्विसेज दी हुई है कि सीएस ये सारी सर्विसेज दे सकता है। अब देखो, सबसे पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आ जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सभी का भला करना, सभी का ध्यान रखना। और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सीएस की ड्यूटी क्या होती है, यानी उसका काम क्या होता है, टू एडवाइस बोर्ड कि बोर्ड जो है प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को फॉलो करे। यानी कि सिंपल सी बात है, एडवाइजिंग बोर्ड ऑन कंप्लायंस ऑफ द नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब सिंपली अच्छे से लॉ को कंप्लाई करो इन ट्रू एंड लेटर स्पिरिट, और उसके लिए हम किसको करेंगे, बोर्ड को एडवाइस करेंगे। तो ये हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस। उसके बाद सेक्रेटेरियल सर्विस, सेक्रेटेरियल सर्विस में क्या क्या आ जाएगा, यही सब आ जाएगा। सेक्रेटेरियल में आ जाएगा लॉ को कंप्लाई करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मीटिंग्स फैसिलिटेट करना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मीटिंग कौन करता है, मीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। सो सेक्रेटेरियल वर्क में आ जाएगा क्या क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी बनाना भी सेक्रेटेरियल वर्क में आ जाएगा। कंपनी बनाना, कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फाइल करना, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स टू आरओसी, टू आरओसी, टू आरओसी। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी को सांस भी लेती है ना तो आरओसी को बताना पड़ता है, अरे आरओसी आरओसी सांस ले रहे हैं। एक कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, आरओसी को बताना पड़ता है, आरओसी आरओसी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। कंपनी कुछ भी करे तुरंत हमें आरओसी को बताना पड़ता है। कैसे बताएंगे, कॉल करके बताएंगे क्या, नहीं वो आपका चाचा नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो। तो एक कंपनी को जितने भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को फाइल करने होते हैं ना, जैसे हमारी कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को फाइल करने हैं, यानी आरओसी को फाइल करने हैं, तो वो कौन करता है, सीएस करता है, सीएस करता है। उसके बाद रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करना है, एक कंपनी को बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सीएस। मीटिंग्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सीएस। ऑल द वर्क रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन बनता है, सीएस। शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड काम कौन करता है, सीएस। तो ये सारे आपके सेक्रेटेरियल वर्क आ जाएंगे। सेक्रेटेरियल वर्क में क्या क्या आ जाएगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, मीटिंग्स करना, मीटिंग्स के बाद आपका हो जाएगा रिकॉर्ड मेंटेन करना, आरओसी को यानी गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, और शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन फैसिलिटेट करना। ये सारे आपके कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विस में आ जाएंगे। तो ये था आपका पहला सर्विस यानी काम ऑफ अ सीएस। एक सीएस का स्कोप क्या है, सीएस क्या क्या सर्विसेज रेंडर कर सकता है। तो पहला हो गया हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विस। और इसके बाद एक आपको एक और एक टॉपिक दिया हुआ है सेक्रेटेरियल ऑडिट का, जो मैं आपको ऑलरेडी कंपनी लॉ वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, सेक्शन 204 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या हर वो हाँ, हर वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या हर वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या हर वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसे सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा, फिर अपनी एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा MR3 में, और वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा कंपनी के बोर्ड को, कंपनी के बोर्ड को। ठीक है।
अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये वाला पेज दिखाना चाहती हूँ। ये मैं आपको पढ़ाई हूँ, याद करो, याद आना चाहिए आपको कि सेक्रेटेरियल ऑडिट 204 में पढ़ाया था मैंने। ये वाला डायग्राम दिखा के हर लिस्टेड कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 50 या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 250 या उससे ज़्यादा है, या एवरी कंपनी जिसका लोन जो है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसे सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ता है। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट करके रिपोर्ट देता है MR3 में, और वो रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में अटैच हो जाती है। याद आना चाहिए, मैं आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट 204 में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब ये तो समझ में आ गया मैडम, ठीक है। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट में हमें क्या क्या करना होता है? कुछ नहीं, सेक्रेटेरियल ऑडिट में आप चेक करते हो कि कंपनी ने सारी कानूनों का कंप्लायंस किया है कि नहीं। अगर हाँ, तो आप पूरा क्लीन रिपोर्ट बना देते हो, नहीं तो वो जो नॉन कंप्लायंस है वो रिपोर्ट में लिख करके आप सबमिट कर देते हो बोर्ड को, और फिर बोर्ड उसे बोर्ड्स रिपोर्ट में अटैच कर देती है। तो ये हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेक्रेटेरियल सर्विस एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेकंड टाइप ऑफ सर्विस आपका क्या हो जाएगा? लॉ एडवाइजरी एंड प्रेजेंटेशन। हम बहुत सारे लॉ से रिलेटेड एडवाइजरी देते हैं। अभी तो आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पढ़ा है, और कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? हाँ, बस इतना ही पढ़ा है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एग्जीक्यूटिव में आप बहुत सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे सेबी एक्ट पढ़ोगे, SCRA एक्ट पढ़ोगे, IBC पढ़ोगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फेमा एक्ट पढ़ोगे। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज यानी जब इंडिया के बाहर से हम डील करते हैं, तो कौन सा लॉ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, एनवायरमेंट लॉज, बहुत सारे एनवायरमेंट एक्ट हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। लेबर लॉज हैं लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट हो गया। ये बहुत सारे लॉ होते हैं, कंपटीशन लॉ होते हैं, IPR लॉ होते हैं। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आर्बिट्रेशन एक्ट होता है, बहुत सारे एक्ट होते हैं। ये मतलब n नंबर ऑफ एक्ट। कानून कानून कानून, लॉ लॉ लॉ, एक्ट एक्ट एक्ट, ये सारे एक्ट से रिलेटेड हम क्या देते हैं? एडवाइजरी देते हैं, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी भी कंपनी को ये सारे लॉ से रिलेटेड एडवाइजरी चाहिए होती है, तो वो एक CS से लेते हैं और हम एडवाइजरी दे सकते हैं। दूसरा, हम रिप्रेजेंटेशन सर्विस भी दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम बहुत सारी क्वाजी जुडिशियल बॉडी के सामने एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ROC के सामने अगर जाना है, तो कंपनी सेक्रेटरी जा सकता है कंपनी के बिहाफ में। RD के सामने जाना है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ROC कौन होता है, RD कौन होता है। NCLT के सामने जाना है, मैं आपको NCLT भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा बहुत सारी बॉडी होती हैं, अभी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस नाम देख लो। एक होती है CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जब भी कॉम्पिटिशन हैम्पर होता है ना, तो CCI में केस चला जाता है। एक होती है SAT, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये जो होती है ना, जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई केस होता है ना, तो वो सैट में जाता है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, NCLT के ऊपर होती है NCLAT। मैं बता चुकी हूँ आपको कि NCLT का अपील जाता है NCLAT में, और NCLAT का अपील जाता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, ट्रेडमार्क अथॉरिटी होती है, टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, SEZ अथॉरिटी होती है, अदर 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 क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, ये सारी क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है। ये जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है या क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इनके सामने जब भी कंपनी को प्रस्तुत होना होता है, तो कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी प्रस्तुत हो सकता है, यानी रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी को इन सारी गवर्नमेंट बॉडीज के सामने। तो ये सर्विस एक कंपनी सेक्रेटरी दे सकता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का सेकंड सर्विस क्या हो गया? एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन का। एडवाइजरी यानी लॉ के लिए एडवाइस करना, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुत होना कंपनी के बिहाफ में, राइट। उसके बाद हो जाएगा थर्ड। अच्छा, एक आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन भी तो है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, हाँ ठीक है। एक हो जाएगा आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट को म्यूचुअली सेटल करना। आपको मैं बताऊंगी, आपने कभी अगर सुना नहीं होगा तो बहुत डिटेल में भी नहीं जाना है। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इसे फोर्थ कर देना, फिर इसे फोर्थ कर देना, ये थर्ड हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? देखो, इंडिया में ना जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो हम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, बट कोर्ट में इंसाफ तो मिलता नहीं है, मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख पे तारीख। तो इसीलिए ना एक लॉ आया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का, जो ये बोलता है कि अगर दो लोग के बीच में झगड़ा हुआ ना, तो आप कोर्ट में मत जाओ,
आप एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी के पास जाओ, उसको अपना मसला बताओ और वो जो डिसीजन देगा वो आपका फाइनल रहेगा। जैसे पूर्वी और वैदेही के बीच में झगड़ा हो गया, तो कोर्ट में नहीं जाकर के वो लोग एक थर्ड पार्टी के पास आएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, मुझे बता देंगे दीदी ऐसा ऐसा हुआ, आप बताओ कौन जीता कौन हारा। फिर मैं जो बोलूंगी, मैं जो डिसीजन दूंगी वो उन दोनों के लिए फाइनल होगा। ये जो सिस्टम होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करना थर्ड पार्टी के पास जाके, ना कि कोर्ट में जाके, इसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन कहा जाता है। और वो जो थर्ड पार्टी होता है जो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्बिट्रेटर या कंसिलिएटर। और आपको पता है एक सीएस आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर भी बन सकता है। सो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सर्विस से रिलेटेड हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? हम एक्ट कर सकते हैं एज एन आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर। हम एज एन आर्बिट्रेटर काम कर सकते हैं, एज अ कंसिलिएटर एक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया ए। दूसरा बी नंबर हो जाएगा, हम एडवाइस कर सकते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन लॉ से रिलेटेड, हम इसमें एडवाइजरी दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट नंबर सी, हम ड्राफ्ट कर सकते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स। यानी जब दो लोग के बीच में आर्बिट्रेशन होता है ना, मतलब दो लोग जब आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो वो रिटन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो एक सीएस बना सकता है। तो सीएस जो है एज एन आर्बिट्रेटर भी एक्ट कर सकता है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एडवाइजरी भी दे सकता है, और आर्बिट्रेशन के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ड्राफ्ट कर सकता है। तो ये हो गया थर्ड सर्विस ऑफ अ सीएस जो सीएस कर सकता है। हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ, फाइनेंशियल मार्केट से भी रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ जाएगा पब्लिक इशू से रिलेटेड, टेक ओवर से रिलेटेड, सिक्योरिटी कंप्लायंस से रिलेटेड। अब इसमें ना बहुत टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स हैं, पूरा डिटेल में समझने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसे बस आपको एक बार रीड लेना है, इसे बस आपको एक बार रीड लेना है कि फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हम क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एक कंपनी पब्लिक इशू लाती है, तो अगर हमें एडवाइजरी चाहिए तो इशू ऑफ शेयर्स को लेकर के, अगर एक कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, उस पर एडवाइजरी चाहिए तो वो सीएस दे सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है वो सीएस बना सकता है। लोन लेना है तो सीएस उनको लोन दिलवा सकता है। प्रोस्पेक्टस बनाना है, आपको पता होगा कि जब एक कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। तो सीएस से बनवा सकती हो, सीएस कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस बना सकता है, लोन के डॉक्यूमेंटेशन बना सकता है। हम कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आपको पता है ना लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी यानी वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स लिस्ट कराने हैं तो वो सीएस से करा सकती है, सीएस के थ्रू करा सकती है। किसी कंपनी को प्राइवेटली प्लेस करना है शेयर्स, यानी प्राइवेटली किसी को शेयर्स इशू करना है तो वो सीएस के थ्रू करा सकती है। बायबैक ऑफ शेयर्स करना है, बायबैक यानी अपने शेयर्स वापस कैंसिल करने हैं। बायबैक मतलब इशू का उल्टा, इशू कर रहे हैं मतलब हम शेयर्स दे रहे हैं, बायबैक यानी हम वापस शेयर्स खरीद रहे हैं आपसे। तो ये किसके थ्रू कराती है? सीएस के थ्रू। और अगर आपको बाहर से पैसा रेज करना है, इंडिया के बाहर से, तो वो भी आप सीएस के थ्रू करवा सकते हो। ये सारे सर्विसेज आपको सीएस प्रोवाइड कर सकते हैं, बस आपको रीड लेना है। मेरा आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है, बट ये कंप्लीट होने वाला था, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा है। इसमें बस रीड लेने के ही टॉपिक्स बचे हैं। आईपैड जो है मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। वो बट व्हाट आई विल डू इज व्हाट आई विल डू इज ठीक है, छोड़ो, लेट्स सी, अगर ये बंद होता है तो फिर देख लेंगे। नेक्स्ट, टेक ओवर कोडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हम दे सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अगेन बहुत टेक्निकल टर्म है, टेक ओवर भी बहुत टेक्निकल टर्म है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ टेक ओवर मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया तो उसे बोलता है टेक ओवर। टेक ओवर से रिलेटेड कंप्लायंस कौन कर सकता है? सीएस प्रोवाइड करता है सर्विस। उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के कंप्लायंस कौन करता है? सीएस करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब बहुत टेक्निकल टर्म है, मैं इसे एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक कंपनी के शेयर जब कंपनी के अंदर वाले खुफिया इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इलीगल प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे मान के चलो कंपनी के अंदर वाला है, डायरेक्टर हो गया, उसको तो कंपनी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है कि कंपनी कब अच्छा न्यूज़ ला रही है, कब बुरा न्यूज़ ला रही है। तो उसने क्या किया, उस जब कंपनी अच्छा न्यूज़ ला रही थी उससे पहले शेयर खरीद लिया, और जब अच्छा न्यूज़ आ गया कंपनी का तो कंपनी का शेयर प्राइस एकदम ऊपर चला गया, फिर उसने शेयर्स बेच दिए। तो इससे क्या होगा, उसका फायदा हो गया बट बाकी लोग का नुकसान हो जाएगा। तो ये गलत है, इनसाइडर ट्रेडिंग ना प्रोहिबिटेड है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, एक लॉ बनाया है सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के, सेबी
प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ये लॉ है, सेबी ने बनाया है। इसका कंप्लायंस कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्योरिटी कंप्लायंस कौन करता है? सीएस करता है। जैसे कि इंटरनल ऑडिट करना रहता है डीपीज लोगों का। अगेन बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत टेक्निकल टर्म है। देखो, जब आपका शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना, तो वो डीपी के थ्रू होता है। जैसे आप सुने होंगे ग्रो ऐप, शेयर खान, ज़रोधा, सुने होंगे ये सब, नहीं सुने होंगे? सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, मैं बता नहीं सकती। कैसे समझाऊँ? प्रोफेशनल लेवल के टर्म्स हैं ये, ईटी में आपको नहीं समझ में आएँगे। देखो, डीपी कौन होता है ना, डीपी एक बीच का इंसान होता है, जिसके थ्रू आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं। जैसे बैंक हो गया ना, जो आपके पैसों का खाता बनाता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी देता है, उसी तरह डीपी होता है, जो आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करके आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स देता है। उसका आप इंटरनल ऑडिट करते हो। आप सेबी एक्ट के अंदर जितने भी सर्टिफिकेशन करने होते हैं, सर्टिफिकेशन यानी साइन, वो करते हो। ऑडिट करता है सीएस, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स। रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल मैच करना, सही है ना? शेयर कैपिटल जितना बोले हैं उतना है ना? राइट। सर्टिफिकेट देना बहुत सारी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को। सर्टिफिकेशन करना एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, इसका फॉर्म है एमजीटी 7। हर साल एक कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाया था एनुअल रिटर्न, और उसे उसमें ना एक साइन चाहिए होता है उस एनुअल रिटर्न में, सीएस का। तो सीएस जो है एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करता है, यानी साइन करता है, राइट। इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाता है, एक्सेट्रा। सो ये सारी सर्विसेज सीएस प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू योर विथ रिस्पेक्ट टू योर विथ रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज। इसके अलावा फाइनेंस अकाउंटिंग सर्विसेज, अब ये स्विच ऑफ हो गया है, गिव मी 2 minutes। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि सीएस कौन-कौन सी सर्विस दे सकता है। सीएस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विस दे सकता है। उसके अलावा सीएस एडवाइजरी प्रेजेंटेशन सर्विस दे सकता है। उसके अलावा सीएस आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सर्विस दे सकता है। फाइनेंशियल मार्केट सर्विस दे सकता है। उसके अलावा सीएस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस भी दे सकता है। अच्छा, हम अकाउंटिंग सर्विस भी दे सकते हैं, बिल्कुल। जैसे कि मैडम, हम अकाउंटिंग सर्विस में क्या-क्या दे सकते हैं? जैसे कि आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। मैं आपको बताई थी इंटरनल ऑडिट कौन करता है। इंटरनल ऑडिट सीएस लोग करते हैं। इंटरनल ऑडिट सीएस भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। आप ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी बन सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, कहीं लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, मोटा पैसा खर्चा करना है, करोड़ों की जमीन खरीदनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, कितना इक्विटी रखे, कितना डेट, कितना शेयर कैपिटल रखे, कितना लोन ले, ये सीएस कर सकता है। लोन सिंडिकेशन मतलब लोन ले सकता है। बजट मैनेज कर सकता है कंपनी का, कहाँ कितना खर्चा करना है। वैल्यूएशन रिपोर्ट बना सकता है। अकाउंटिंग कंप्लायंस कर सकता है। तो ये आपको रटना नहीं है, बस एक बार रीड ले सकते हो कि एक सीएस जो है अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और अकाउंटिंग सर्विसेज के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा एक सीएस टैक्सेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि क्या टैक्स में एडवाइजरी दे सकता है? जी हाँ, टैक्सेशन में एडवाइजरी भी दे सकता है। अच्छा मैडम, सीएस लोग भी टैक्सेशन में एडवाइजरी दे सकते हैं? बिल्कुल, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं काफी सारे ऐसे सीएस को जानती हूँ जो सीएस है, पर उनका इंटरेस्ट लॉ से ज्यादा टैक्स में है। मतलब उनका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट लॉ से ज्यादा टैक्स में है, और वो टैक्स में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। उन्होंने सीए किया भी नहीं है, वो सीएस है। क्योंकि पढ़ाई तो टैक्स की बराबर होती है, सीए में भी, सीएस में भी, बस सीएस में फाइनल में अभी हट गया है। टैक्स पहले हमारे टाइम पे हुआ करता था। सो द पॉइंट इज कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप टैक्स में भी एडवाइजरी दे सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है उस मैटर में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सीएस टैक्स में सिर्फ सीए लोग ही एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको टैक्स में रिटर्न वगैरह भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे मेरा इनकम टैक्स रिटर्न मैं खुद भर लेती हूँ अपने भाई से पूछ के, तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है, तो वो एज अ सीएस आप वो भी भर सकते हो। उसके अलावा टैक्स का जो भी कंप्लायंस करना है, वो एज अ सीएस आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो सीएस टैक्सेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा हम कुछ इंटरनेशनल ट्रेड और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जब दूसरे देश से हम बिजनेस की बात करते हैं, दूसरे देश से हम परचेस सेल की बात करते हैं, तो उसकी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एडवाइस करना मैटर रिलेटिंग टू ट्रिप अग्रीमेंट। ट्रिप अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो दूसरे देश के साथ जब आप
एंटर करते हैं। ट्रिप अग्रीमेंट बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसे देश के साथ डील कर रहे हो जो ट्रिप अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस, ट्रिप अग्रीमेंट फॉलो करना पड़ता है। एंटी डंपिंग, सब्सिडी, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज के मैटर्स में आप एडवाइस कर सकते हो। जैसे कई सारी चीज, डंपिंग मतलब जैसे चाइना करती है, इंडिया में उसे डंपिंग कहा जाता है। अपना माल, लो क्वालिटी का माल बनाती है, इंडिया में एकदम सस्ते में बेचती है, तो लोग चाइना का ही माल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते में मिलता है। जैसे वो आया था ना शीइन, लड़कियां खूब खरीदती थी उससे, शीइन से इतना थर्ड क्वालिटी माल आता था शीइन से, बट एकदम सस्ते में मिलता था सारा चीजें। सो द पॉइंट इज, डंपिंग मतलब जब आप दूसरे देश में एकदम लो क्वालिटी प्रोडक्ट एकदम सस्ते में डंप कर देते हो, वहां की पूरा मार्केट खराब कर देते हो सस्ते में बेच करके, उसे डंपिंग कहा जाता है। और एंटी डंपिंग एक लॉ है प्रॉपर, उसके रिलेटिंग में सीएस जो है गाइडलाइंस देता है कंपनीज को। सब्सिडी कैसे मिले? सब्सिडी यानी जब गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है आपको, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट की सब्सिडी कैसे मिले, ये सारी चीजें पे आप सीएस जो है एडवाइस कर सकता है कंपनी को। कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब आप किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करते हो बिना कोर्ट में गए। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी सीएस कर सकता है। एडवाइस कर सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के, एडवाइस कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, यानी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। एडवाइस कर सकता है एज अ ट्रेडमार्क एजेंट, सेम थिंग। तो ये सारे सर्विसेज हैं जो सीएस एज एन इंटरनेशनल प्रोवाइड कर सकता है रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज। अगेन आई एम सेइंग, इसे एक दो बार रीड ले लोगे तो चलेगा, प्रॉपर रटने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेगा तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे अगर इंटरनेशनल 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 वर्ड आया तो आप समझ ही जाओगे, ऑल दीज आर रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विसेज जो सीएस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद सीएस मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाना, बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैनेज करना, लीगल स्ट्रक्चर एडवाइस करना, और एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैनेज के काम कर सकता है। उसके अलावा पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन कर सकता है सीएस। या जैसे कि अगर आपको मैं एक बात बताऊं, एक कंपनी को जब भी गवर्नमेंट के साथ बात करनी होती है ना, तो सीएस करता है, कंपनी का सीएस करता है। एक कंपनी को जब भी पब्लिक के साथ बात करनी होती है, गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, स्टेक होल्डर से बात करनी है, सप्लायर, कस्टमर, मोस्ट ऑफ दी कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो सीएस करता है। तो सीएस एक कंपनी के बिहाफ में कंपनी का रिलेशन बना करके रखता है, यानी कंपनी के बिहाफ में गवर्नमेंट से, पब्लिक से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट विद शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, पब्लिक। एडवाइस करता है रिलेटिंग टू ब्रांड इक्विटी, एक अच्छा ब्रांड बनाने में, गुडविल बनाने में हेल्प करता है कंपनी को। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हेल्प कर सकता है। लाइक इवन सीएस मतलब समझ लो ऑलराउंडर हो गया। यहाँ पर तो ये सब तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, कि ये एचआर का काम है, ये सीएस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दे दिया है कि सीएस कर सकता है। मैन पावर प्लानिंग यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग की ज़रूरत है। ऑडिट करना एचआर का, कि सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब प्रमोशन करना, मोटिवेशन करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन बना करके रखना, ऑफिस मैनेजमेंट करना, एडवाइजरी करना ऑन लेबर लॉज। ये सारे एचआर मैनेजमेंट, ये सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड है ना, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे? एचआर सर्विसेज में आ जाएंगे। सीएस ये भी प्रोवाइड कर सकता है। सीएस आईटी से रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि साइबर लॉ का कंप्लायंस करना। हाँ, साइबर लॉ का कंप्लायंस भी कर सकता है, बिल्कुल। अब जैसे बोर्ड मीटिंग करना है, अब जैसे आईटी, अभी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये भी आईटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो जब आजकल बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे कंपनीज की, बड़े बड़ी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग होती है, तो ये कौन कराता है? सीएस कराता है। तो ये सारे आईटी से रिलेटेड होगा। आईटी यानी कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब से रिलेटेड होगा। ये सब से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीएस, जैसे कि बोर्ड मीटिंग कराना, साइबर लॉ का कंप्लायंस करना, सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट को लेकर के एडवाइस करना। ये थर्ड पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, अच्छा, सॉरी कॉपीराइट है ना, हाँ, कॉपीराइट का तो सीएस करता है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट, बकवास पॉइंट। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉर्मल हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो सेक्रेटेरियल में आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आईटी वाले के अंदर भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ऑनलाइन पीडीएफ फिगर में डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, तो अगेन ये आईटी में आ जाएगा। ऑनलाइन नोटिस सेंड करना,
नोटिस पढ़ा चुकी हूँ मैं, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ता है। अगर वो हम ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो वो कौन करता है, सीएस करता है। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करना, तो बेसिकली कहीं भी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, साइबर लॉ आ गया, तो ये हो जाएगा आईटी सर्विसेज। और सीएस ये सारी आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। बताओ, 5 मिनट के लिए आप लोग बोल रहे थे दीदी छोड़ दो, अच्छा लगता है इस बकवास से पॉइंट को दोबारा लेके बैठते? बताओ, बोलो, बोलो ना, कहो ना, कहते क्यों नहीं, कहो। कहो। काहे हंस रही हो इतना? इतना हंस रहे हो तुम लोग सुने कि नहीं मैं क्या पढ़ाई? क्वेश्चन पूछूं कि हंस ही रहे थे पूरा देर? मेरे को देख देख के हंस रहे थे कि पढ़ रहे थे? जल्दी बताओ, देख देख के हंस ही रहे थे कि पढ़ रहे थे? नहीं दीदी, अभी तक दूसरे रूम में थे, अभी 15 मिनट से एक रूम में। पक्का ना? सच में दीदी। ठीक है, चलो विश्वास कर लेती हूँ मैं तुम लोग। बाकी तुम जिस तरह से हंसी ना, मुझे एकदम बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लोग सुने हो प्रॉपर। सुने सुने। ठीक है, चलो मान लेती हूँ, तितिक्षा से पूछूंगी मैं। हाँ। अपनी याद में ये चलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब देखो इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग के जो टॉपिक है वो तो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैंने पढ़ाया है। जैसे इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे सी एस एक्ट कैसे बना, आईसीएसआई क्या है, आईसीएसआई का विजन मिशन मोटो क्या है। 5 कोर वैल्यू पढ़ लेना, 5 कोर वैल्यू क्या है आईसीएसआई के। उसके बाद सीएस की डेफिनेशन, सीएस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में। फिर केएमपी की डेफिनेशन, फिर फंक्शंस ऑफ सीएस, ड्यूटीज ऑफ सीएस। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सीएस इन प्रैक्टिस क्या है, इसका मैंने चार्ट भी बनाया था। उसके बाद फिर ये सब चालू हो गया आपका कि सीएस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें बस आप एक बार रीड ले सकते हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सारी चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी में ये सारे लॉ की एडवाइजरी आती है, रिप्रेजेंटेशन में ये सारी बॉडीज आती हैं, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज में ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। बस एक बार आपको रीड लेनी है कि कौन कौन से हेडिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है। अकाउंटिंग के अंदर ये सब आ जाएंगे, और ये सब प्रिटी ऑब्वियस है। मतलब देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी अकाउंटिंग सर्विसेज हैं। ये सारा पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, अच्छा टैक्सेशन सर्विस है। ये पढ़ के समझ में आ जाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड। एंड देन रेस्ट ऑल मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये सारे सर्विसेज आपको ध्यान में रखना है, सीएस कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और इसी के साथ हमारा सीएस एक्ट होता है कंप्लीट। और आपको मैं बता रही हूँ कि आपको आप लीगल एप्टीट्यूड का बहुत कम अभी तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं आईसीएसआई की एमसीक्यू बुक से। सीओआई का आई गेस हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया था। आपको कल तक, हाँ कल तक का मैं टाइम दे रही हूँ आपको। कल तक आपको कंपनीज एक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और ज्यादा टाइम चाहिए तो बताना मुझे। कंपनीज एक्ट और सीएस एक्ट, ये दोनों चैप्टर का, कंपनीज एक्ट और सीएस एक्ट का आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहाँ से? आईसीएसआई की एमसीक्यू बुक से। कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आईसीएसआई के एमसीक्यू बुक से। आपको सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने कंपनीज एक्ट सीएस एक्ट के। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कब तक हो जाएगा मेरे को बताओ? बोलो। दीदी परसों तक दोनों चैप्टर निपटा लेंगे। पक्का? हाँ दीदी, परसों तक हो जाएगा। पुंकी पिंकी प्रॉमिस? की प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं पूछूंगी ना, मैं भूलूंगी नहीं, मुझे याद रहेगा। मुझे याद रहेगा। आज 30 तारीख है, 2 जुलाई तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। 2 जुलाई को रात के 8 बजे मैं आपको कॉल करूंगी, वीडियो कॉल करूंगी दोनों को। और 2 जुलाई के रात के 8 बजे तक आपका जो है कंपनीज एक्ट के सारे एमसीक्यूज और सीएस एक्ट के सारे एमसीक्यू रिवाइज करके हो जाने चाहिए। ठीक है? ओके। ठीक है, बस हमारा बचा है एक चैप्टर, जो कि है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, कल करते हैं।
कल स्टार्ट करें लॉ ऑफ थॉट्स? हाँ जी। कितने टाइम करें? अच्छा रुको मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी 2 बजे तक तो क्लास रहेगी। 2 1 2 अ, 2 से 4 करें, 2 से 4? दीदी मैं उस टाइम बाहर रहूंगी। तुम बाहर रहोगी, कितने टाइम पहुंचोगी घर? शाम हो जाएगी मेरे को। शाम हो जाएगी, ठीक है। अ, शाम हो जाएगी, तो फिर 5 बजे ही करें क्या? और लेट हो सकती है। और लेट? 6 बजे चलेगा? ठीक है। अगर ठीक है। नहीं आ पाई ना तुम घर, तो टेलीग्राम में टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, 6 बजे से पहले ही कर देना कि दीदी मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा, या कितने टाइम तक, अगर अगर इन केस नहीं आ पाती हो तुम घर, कुछ होता है, तो टेलीग्राम में टेक्स्ट कर देना, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है? तो सीएस एक्ट बहुत ईज़ी चैप्टर था, बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग है, और ज़्यादा पढ़ने का इसमें ज़्यादा याद करने का है भी नहीं। काफ़ी ईज़ी है, ये आराम से हो जाएगा आपका। तो इसे हम कंप्लीट करते हैं, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल मिलेंगे, लॉ ऑफ थॉट स्टार्ट करेंगे, हमारा लीगल एप्टीट्यूड का लास्ट चैप्टर, और साथ ही साथ आप लोग बाकी बिज़नेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यू करते रहो, इसका एमसीक्यू करते रहो, एमसीक्यू साथ-साथ में सॉल्व करते रहो, ठीक है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू दीदी। वेलकम, बाय।